बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन को हम डिस्कस कर रहे थे। जब भी हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो एवोल्यूशन को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि ये ग्रेजुअल चेंजिंग्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज़म के स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। और इस चीज़ को हम एवोल्यूशन का नाम देते हैं। अब जैसे आप विंग्स की बात करते हैं तो विंग्स जो हैं वो बर्ड्स के अंदर जो हमारी 4 लिम्स हैं, जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर 4 लिम्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्म्स, और वही 4 लिम्स जो हैं वो बर्ड्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ विंग्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। सो चीज़ सेम है, यानी है क्या 4 लिम्स ही हैं, लेकिन हमारे अंदर वो और स्ट्रक्चर डेवलप कर रही हैं जबकि बर्ड्स के अंदर जो है वो कोई और स्ट्रक्चर डेवलप कर रही हैं। तो इस तरह से जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ही स्ट्रक्चर की वेरियस फॉर्म्स हमें देखने को मिलती हैं या चेंजिंग्स जो हमें स्ट्रक्चर्स के अंदर देखने को मिलती हैं उन्हें हम एवोल्यूशन का नाम देते हैं। सो एवोल्यूशन हमने स्टार्ट किया था, और जब भी हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो जो एक मेन नाम हमारे जहन में आता है, इससे पहले भी हम अपने लेक्चर्स में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, तो जो मेन नाम हमारे जहन में आता है वो है चार्ल्स डार्विन का। और चार्ल्स डार्विन जो है ये पैदा हुआ था वेस्टर्न इंग्लैंड के अंदर 1809 में। 1809 ये वो ईयर है जब लामार्क ने अपनी थ्योरी दी थी जिसको हम एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम देते हैं। ये वो थ्योरी है जो इससे पहला टॉपिक हम अपने इस चैप्टर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब डार्विन जो है ये एवोल्यूशन का बहुत बड़ा हमायती था, और ये बहुत सी जो मुहिम्मात होती थी उनमें जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। इसी तरह एक मुहिम जो उसने ज्वाइन की थी, एक एक्सपीडिशन जिसको हम कहते हैं ऑन बीगल टू साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन, यानी कि साउथ अमेरिका का जो साहिल है उसके साथ साथ जो है वो उसने एरिया जो है वो सारा अपना ऑब्जर्वेशन में लाया, स्टडी किया, और उसने कलेक्ट किए थे थाउजेंड्स ऑफ स्पेसिमन्स। स्पेसिमन किसे कहते हैं? एक जो हमारे पास एक कह लें हम सैंपल किसी भी चीज़ का कलेक्ट करते हैं। किस चीज़ का सैंपल उसने कलेक्ट किया था? डाइवर्स। डाइवर्स मीन वैरायटी, किस चीज़ की? फाना की भी और फ्लोरा की भी। वेयर एवर द वर्ड कम्स फाना इट मीन्स द एनिमल्स, यानी उस कोस्ट लाइन के ऊपर उसको जितने भी एनिमल्स मिले उसने उन सब एनिमल्स का एक एक सैंपल कलेक्ट किया। और साउथ अमेरिका के कोस्ट लाइन में जितने भी उसको प्लांट्स जिनको हम फ्लोरा कहते हैं उन सब का भी उसने क्या किया, एक एक सैंपल कलेक्ट कर लिया। अब उसने ये देखा कि ये जो फाना और फ्लोरा उसने कलेक्ट किए हैं ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ कॉन्टिनेंट हैड अ डेफिनेट साउथ अमेरिकन स्टेम, यानी उसने साउथ अमेरिका के डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ से जो डिफरेंट रीजन्स से साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट क्या है, ये बड़े आज़म है, ठीक है, बड़े आज़म अमेरिका की हम बात कर रहे हैं। तो कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका में उसने जो डिफरेंट रीजन से स्पेसिमन्स इकट्ठे किए हुए थे उनके ऊपर साउथ अमेरिकन स्टैम्प मौजूद थी। वो बहुत डिस्टिंक्ट नुमाया थे। किससे? उस लाइफ फॉर्म से जो किसके अंदर पाई जा रही थी, यूरोप से। यानी यूरोप से ये वाले स्पेसिमन्स क्या कर रहे थे, वेरी कर रहे थे। फर्दर मोर उसके बाद जो हम बात करते हैं वो ये कि साउथ अमेरिकन फोसल्स जो इसको मिले थे ये भी डिफरेंट थे, किससे? मॉडर्न स्पीशीज़ से, वर डिस्टिंक्टली, और ये भी बहुत नुमाया तौर पर साउथ अमेरिकन थे। क्योंकि ये रिजेंबल कर रहे थे लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के साथ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के। यानी इज़ दैट क्लियर? यानी हम क्या बात कर रहे हैं कि वो दो कॉन्टिनेंट्स को बेसिकली यूरोप को और साउथ अमेरिका को आपस में कंपेयर कर रहे हैं कि उसने स्पेसिमन्स यूरोप में भी कलेक्ट किए फ्लावर्स के, प्लांट्स के, एनिमल्स के, और उसने जो है वो साउथ अमेरिका में भी कलेक्ट किए। लेकिन जो स्पेसिमन्स उसको साउथ अमेरिका में एनिमल्स प्लांट्स के मिले वो साउथ अमेरिकन ही रीजन्स के अंदर उसको नज़र आए। जो यूरोप के स्पेसिमन्स थे वो टोटली क्या थे, उनसे डिफरेंट थे। देन उसके बाद है अ पार्टिकुलरली पजलिंग केस जो उसको देखने को मिला वो गलापागोस जजीरे के ऊपर उसको मिला, यानी दैट वाज एन आइलैंड। मोस्ट ऑफ द एनिमल स्पीशीज़ जो उसको गलापागोस में लिव रहती हुई नज़र आई, नो वेयर एल्स इन द वर्ल्ड, वो उसने दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से में नहीं देखी। ऑल दो बज़ाहिर दे रिजेंबल कर रही थी उन स्पीशीज़ के साथ जो कहाँ पाई जा रही थी, साउथ अमेरिकन मेन लैंड के ऊपर। चूँकि ये जजीरा है तो उसने कहा कि ये जो एनिमल्स थे ये थोड़े बहुत रिजेंबल कर रहे थे साउथ अमेरिकन मेन लैंड से। इट वाज एज दो द आइलैंड्स वर कॉलोनाइज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट स्ट्रेट फ्रॉम साउथ अमेरिकन मेनलैंड, यानी उसने
कहा कि में भी ऐसा हो सकता है कि मेन लैंड से इस जज़ीरे के ऊपर आकर जो है इन प्लांट्स और एनिमल्स ने अपनी रहाइश जो है वो एख्तियार कर ली और ये थोड़े से डाइवर्सिफाइड हो गए, थोड़े से डिफरेंट हो गए किससे, मेन लैंड वालों से। अब बर्ड्स जो उसने देखे गलापागोस में, उसको 13 टाइप्स की फिंचेस नज़र आई। फिंचेस कहते हैं चिड़िया को, ठीक है। ये जो फिंचेस थी ये 13 किस्म की फिंचेस थी और ये सिमिलर थी, सीम टू बी डिफरेंट स्पीशीज़, ये नहीं क्वाइट सिमिलर्स भी थी और डिफरेंट भी लग रही थी। ये जो है एक यूनिक इंडिविजुअल आइलैंड था, while other species were distributed on 2 or more islands that were close together. Then after returning, जब वो वापस आया ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में 1836 में, तो डार्विन ने परसीव्ड किया, यानी उसने एक थेरी दी ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ के नाम से। और जो दूसरी बात उसने की वो की अडॉप्टेशन, यानी उसने कहा कि जो न्यू स्पीशीज़ हैं वो अडॉप्टेशंस के ज़रिए से ही जो हैं वो पहले आने वाली स्पीशीज़ से जो हैं वो ओरिजिनेट यानी कि पैदा होती हैं। अ न्यू स्पीशी वुड अराइज फ्रॉम एन इंसेस्टर फॉर्म, यानी उसने कहा कि जो एक नई स्पीशी बनती है वो किससे बनती है, अंसेस्टर मीन जो इससे पहले गुजर चुके हैं। कैसे? बाय ग्रेजुअल अकेमुलेशन ऑफ अडॉप्टेशंस, किसके ज़रिए से, अडॉप्टेशंस के ज़रिए से। टू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, बहुत सारे इन्वायरमेंट्स के अंदर, सेपरेटेड फ्रॉम ओरिजिनल हैबिटेट बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स। और इन सब के हैबिटेट्स को कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, जियोग्राफिया, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड की, ज़मीन की, यानी कहीं पर खुश्की है, कहीं पर पानी है, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर जो है वो सब्ज़ा है। तो इन के एतबार से डिफरेंट हैबिटेट्स जो हैं वो हमें ऑर्गेनिजम्स के देखने को मिलते हैं। अब जैसे जैसे नई जनरेशन आती हैं, दो पॉपुलेशंस जो हैं वो आपस में डिसिमिलर हो जाती हैं, इस कदर हो जाती हैं कि हम उनको दो डिफरेंट स्पीशीज़ का नाम दे देते हैं, जैसे कि उसने देखने को मिला ये गलापागोस फिंचीज के अंदर। ठीक हो गया। देन उसके बाद बाय द अर्ली 1840s डार्विन हैड वर्कड ऑन आउट द मेजर फीचर्स ऑफ हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, यानी उसने एक तरतीब यानी एक डिटेल दी हमें एवोल्यूशन की अपनी थ्योरी के नाम से, जिसे वो कहता है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि नेचर सिलेक्ट्स द बेस्ट। जो चीज़ नेचर को पसंद आती है या जो नेचर के अंदर बेस्ट सरवाइव कर रही होती है, उस चीज़ को नेचर क्या कर लेती है, सिलेक्ट कर लेती है। 1844 में डार्विन ने एक ऐसे लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के ऊपर और नेचर, यानी इसने मेन दो ही बातें की हुई हैं अपनी थ्रू आउट द हिस्ट्री कह लें या थ्रू आउट द लाइफ कह लें, जो उसने जितना भी काम किया, उसने कहा ओरिजिन कहाँ से होता है स्पीशीज़ का और नेचुरल सिलेक्शन किसे कहते हैं। बट बिफोर इट कुड बी पब्लिश्ड, यानी इससे पहले कि इसका ये काम जो है वो पब्लिश होता, अल्फ्रेड वोलेक ने, जो कि एक यंग नेचुरलिस्ट था, वर्क कर रहा था ईस्ट इंडीज़ में, डिवेलप्ड अ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एसेंशियली आइडेंटिकल टू डार्विन्स। ठीक है, यानी उसी का काम जो है वो वोलेक ने जो है वो पब्लिश कर दिया। देन ठीक हो गया और इसको जो है वो लीनियस सोसाइटी ऑफ लंदन में जो है वो जुलाई 1 1858 में जो है वो पब्लिश भी किया गया। डार्विन क्विकली फिनिश, इसके बाद डार्विन ने क्विकली फिनिश किया अपने काम को, जिसका नाम क्या था, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, और उसको पब्लिश किया अपने ही काम को नेक्स्ट ईयर। इन दिस बुक डार्विन डिवेलप्ड 2 मेन पॉइंट्स, इसने जो मेन पॉइंट्स डिस्कस किए थे वो थे डिसेंड विद मॉडिफिकेशन, यानी जो नेक्स्ट चीज़ें आती हैं वो अपने से पहले वाली आने वाली जनरेशन से क्या होती हैं, मॉडिफाई होती हैं। और दूसरी जो इसने बात की थी वो थी नेचुरल सिलेक्शन एंड अडॉप्टेशन, जिसको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे।